हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम राउत, एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी गोंदिया। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नीट यूजी की प्रिपरेशन आपने करनी चाहिए, किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या वे होता है पढ़ने का, वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं इसमें हर चीज़ कवर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नीट यूजी का जो आपका जर्नी है, एक आपका लाइफ चेंजिंग जर्नी होगा, आपका लाइफ चेंजिंग करियर पॉइंट होगा, जो आपको एक आपके एम तक पहुंचा भी सकता है या आपको आपके एम से बहुत दूर भी भेज सकता है। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। ये सब आपके कर्म पे है, आप जितना मेहनत करते हो उस पर ये सब डिपेंड करता है। ये जो वीडियो है ये 11th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी और रिपीट वालों के लिए भी, क्योंकि इसमें मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, नॉट पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर भी स्पेशली रिपीट वालों के लिए कि उन्होंने कैसे अप्रोच रखना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। और इसका आंसर है, और इसका हमेशा एक ही आंसर रहेगा कि आपने हमेशा कोचिंग लगानी ही चाहिए, या ट्यूशन जो भी बोलते हो आप। क्योंकि आप भले ही समझो आप रिपीट कर रहे हो और आपका पिछले साल 5 मार्क के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते होते रह गया, बट फिर भी आपको कोचिंग लगानी ही चाहिए। अगर आप कोचिंग नहीं लगाते हैं तो आपका टच छूट जाता है पढ़ाई से। सिर्फ टेस्ट दे दे के अब आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे इस साल, बट ऐसा नहीं हो पाता। मैंने से कई एग्जांपल्स देखा हो जिनके साथ ये हादसा हुआ है, हादसा ही बोलेंगे। आपने कोचिंग लगानी ही चाहिए। फिर कोचिंग ऑनलाइन लगाए या ऑफलाइन, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके सिटी में अच्छी ऑफलाइन कोचिंग्स है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग तो है ही, और काफ़ी रीजनेबल रेट्स में वो मिल जाते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप वहाँ लगा सकते हैं। और रिपीटर ने तो स्पेशली कोचिंग लगाना ही है। अब बात करते हैं लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स आपने कैसे अटेंड करने हैं। लेक्चर्स आपको अटेंड करना ही है, कोई भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। ये बात तो पहले गार्ड बांध लो। आप समझो स्पेशली रिपीट वालों के लिए, जो रिपीट कर रहे हैं उनका पहले से पढ़ के हो चुका है काइंड ऑफ, उन्होंने लेक्चर का अप्रोच कैसे रखना है। लेक्चर में जाने से पहले जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लेक्चर में अपने क्लास में, आप वो टॉपिक अच्छे से छोड़ो, एक बार पढ़ के तो भी जाओ कम से कम अपने घर से, ताकि जब टीचर पढ़ाए तो आपको जल्दी जल्दी याद आएगा हर चीज़, क्योंकि आपका पहले से पढ़ा है तो वो जल्दी अच्छे से ज़्यादा समझेगा कंपेयर टू दोस्त जो पढ़ के नहीं जाएंगे और एकदम से ब्लैंक माइंड से वहाँ बैठेंगे। उसके मुकाबले तो वो अच्छा ही समझेगा। आप मानो कि आप 11th या 12th में हो, आपके लिए टॉपिक बिल्कुल ही नया है, आपने उसका ABCD भी नहीं पता, तो नहीं भी पढ़ के गए, डायरेक्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो टीचर से ही पूरा समझ सकते हैं। ये एक बात हो सकती है। नाउ लेक्चर देखने के बाद मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, वो आप अपने जीवन में उतार ही लो। ये नीट की जर्नी में तो आप याद रखो ही रखो। वो लाइन ये है कि जिस दिन का जो पढ़ाया गया है उसको उसी दिन घर में आके पढ़ना है। ये बात आप समझ ही लो। जिस दिन का जो पढ़ाया गया है लेक्चर में आपके क्लास में, उसको आपको उसी दिन पढ़ना है, रूम पे आके, घर पे आके। इसको आप इस तरह से समझिए, अगर कोई लोहा गर्म है, वो गर्म लोहे पे आप हथौड़ा मारते तो तुरंत शेप ले लेता है, आप जैसा चाहो उसको वैसा शेप दे सकते हो। यही वो लोहा ठंडा पड़ जाता है तो आपको जैसा चाहे आप वैसा शेप उसको नहीं दे सकते। इसी तरह जो आपका लेक्चर अगर आपने जिस दिन का उस दिन पढ़ लिया तो आपको वो और अच्छे से ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। लेकिन आपने उसका उस दिन का उसी दिन नहीं पढ़ा तो अगर आप समझो उसको 2-3 दिन बाद भी पढ़ रहे ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो लगेगा कि नहीं क्या पढ़ रहे। यही जिस दिन का उस दिन पढ़ लिए तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। कोई भी चीज हो, अगर आपको नहीं समझ रही है तो आप टीचर को परेशान कर लो। अगर आप पैसे दे रहे हैं कोचिंग के तो आपने टीचर का पूरा फायदा तो लेना ही चाहिए। आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज की तय तक आप पता है, आपको उसकी जड़ क्या है पता है, तभी आप मन चाहे फल उससे ले सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, अपने खुद के नोट्स तो बनाने ही चाहिए। अगर आप जो भी अपने लैंग्वेज में भी नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है। मान के चलो फिजिक्स का कोई फार्मूला है और फार्मूला आपको जैसे का वैसे याद नहीं रह रहा है, तो आप हिंदी, मराठी, जिस भी भाषा में आप लिख सकते हैं अपनी अलग से एक डायरी में, आप वो फार्मूले या अपनी खुद की नोट्स लिखो। बायो केमिस्ट्री के लिए सेम लागू होता है। अगर आपको बायो का कोई कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में याद रखना है तो वो जैसे कि वैसे हिंदी में लिख ही लो पूरा, वो आपको ज़्यादा देर तक और वो ना बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। जो आपकी क्लास है, आपने उस क्लास में अपने टीचर के साथ साथ ही चलना चाहिए। जैसे टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप उस चैप्टर को जैसे जैसे क्लास में सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप पढ़ लो, तो ये ना ज़्यादा अच्छे से आपको भी टेंशन नहीं आएगा। इस तरह से आपका बैकलॉग भी नहीं लगेगा।
और अगर बैकलॉग लग भी गया है तो उसको क्लियर करते चलो बाबा, क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत ही ना धीरे धीरे अगर वो बढ़ता है, वैसा एटीट्यूड रहा अपना तो वो बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है कि नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, यही क्वेश्चन आ जाता है, और पढ़े तो ये पढ़े कि वो पढ़े, टाइम कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपका जो भी बचा है पहले का उसको कंप्लीट करो, साथ साथ में जो 10 दिन पढ़ाया है उस दिन का भी कंप्लीट करो, क्योंकि साथ में चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर कितना भी जोर दे के बताऊँ वो कम ही है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। सो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही हाइपर रेटेड है, मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि मोटिवेशन से अच्छा अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन आपको किसी के वीडियो देख के या किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपको मोटिवेशन भी आ गया, वो मोटिवेशन 2-3 दिन, एक हफ्ता का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया किसी चीज़ में तो वो इंटरेस्ट आपको कंटिन्यू ले जाएगा, आगे लेके ही जाएगा। जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं तब तक आप उस चीज़ के लिए लगे रहेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करें? तो जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेंगी, अगर आप कोई चैप्टर सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको वो चैप्टर भले ही पहली बार में समझना है, लेकिन दूसरी बार में अगर समझ में आ रहा है, उसी समय आपको वो इंटरेस्ट आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको वो टॉपिक समझेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी डेली लाइफ सॉर्टेड रखो। आपके लाइफ में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, लाइफ में ज़्यादा ये भी है वो भी है, ये भी सब आप साथ में लेके चल रहे हो, ये तो असंभव है किसी भी चीज़ के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने अपनी पर्टिकुलर प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, तभी जाके आप मतलब है ना, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसके लिए लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप हर चीज़ के पीछे जाऊंगा बोलोगे, दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते हो, सीधी सी बात है। अपना रूटीन जो है पढ़ने का, वो पढ़ने का छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सोने और जागने का समय, ये तो भी कम से कम फिक्स रखो। तो हर किसी का अलग अलग होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में सुबह उठ के जल्दी पढ़ता है। आई वुड से कि इस दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ये कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू आप रात भर 5 बजे तक पढ़ रहे हो और फिर इधर 1 बजे तक सो रहे हो, दिन में 12-1 बजे तक। तो उससे अच्छा आप सुबह उठ के पढ़ लो, ये आपको एंड तक बहुत ज़्यादा साथ देगा। और अगर 11th 12th या नीट रिपीट में भी आते तक आपका सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो अब तक बना हुआ है, तो भैया अब इसे समझ जाओ, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ाई से तो भटकाएगी ही भटकाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आपका कोचिंग आपकी व्हाट्सएप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है तो आप वो शुरू रखो ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब मेरी वीडियो देखने के लिए। सोशल मीडिया से तो आपने दूर होना ही होना है। तो मैंने अभी तक आपको सारी जनरल बातें बताई हो कि आपने ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब आते पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे कैसे आपने अप्रोच करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी से लेते हैं। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम बोलते हैं कि सिर्फ रट के बायो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट रट के नहीं होता है। आपको उसकी जड़ तक पहुंचना ही पहुंचना है, आपको उसके कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। इनफैक्ट बायो में भी आपको हर चीज़ आप विजुअलाइज करते हुए पढ़ते हैं ना, तो वो उतना बेस्ट है। पता है, आपने हर चीज़ विजुअलाइज करते हुए पढ़नी चाहिए बायो में। अगर आप किंगडम एनिमिलिया पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं, या और भी बायो के जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज करते करते चलते हैं तो ये आपको लॉन्ग रन तक याद रहेगा, एज़ कम्पेयर टू कि आप बस रट रहे उस बात को और बस हो गया। तो वो याद तो रहेगा, ऐसा नहीं है, बट आप बेसिक से बेसिक आपको समझना है, हर चीज़ आपको इंटरेस्ट लाना है उस चीज़ में ना, तब जाके आपको विजुअलाइज करते हुए ही पढ़ना चाहिए। और ये समय के साथ साथ वो हो जाता है, बट आपको एक अपनी एकाग्रता बनाए रखनी पड़ती है। आपने खुद के नोट्स बना सकते हैं आप बायो में, तो आप ज़रूर नोट्स बनाइए। बट इसमें कैसा होता है ना कि अगर हम नोट्स बनाते हैं और बुक को पढ़ना भूल जाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप नोट्स में पूरी की पूरी बुक नहीं उतार सकते, या उतार भी रहा है कोई तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ तो छूटेगी। अगर आप सोचते हैं कि एंड टाइम में हम सिर्फ नोट्स पढ़ के जाएंगे, तो अगर बुक का हर चीज़ उसमें कवर नहीं है या आप कुछ चीज़ भूल जाएंगे उसमें, तो ये आपके लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हर चीज़ आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कोचिंग की नोट्स है तो वो बेस्ट है, अगर उसमें हर चीज़ कवर हो रही है तो। नहीं तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़ो या वहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट एनसीईआरटी सबसे पहले तो आपको पढ़नी ही है, उसकी शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही होगी। एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ने के बाद जब तक आपकी नीट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक आप अपने जीवन का एक नियम बना लो कि आपको रोज़ के 100 MCQ तो सॉल्व करने ही करने हैं, वो तीनों सब्जेक्ट के।
कम से कम 100 MCQ बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के MCQ सॉल्व करना ही करना है। और स्पेशली जब कोई चैप्टर आपका पूरा पढ़ के हो जाता है तो अगर उसके बाद आप वो उस चैप्टर के MCQ सॉल्व करते हो तो ये बेस्ट है। रही बात बुक्स की, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए बायो के लिए, तो वो MTG फिंगर टिप्स वगैरह पढ़ सकते हैं, सिंगेज की है, या आपके कोचिंग के कुछ मॉड्यूल्स है तो वो काफ़ी हो जाते हैं बायो के लिए। सबसे पहले आपकी NCERT थरोली होनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं तो वो है केमिस्ट्री। सेकंड फेवरेट आपका, फर्स्ट फेवरेट है बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। सो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है, एक फिजिकल। तो केमिस्ट्री भी आपको सिर्फ रटना नहीं है, इसको भी आप उसमें ना, केमिस्ट्री में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उन जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें कई सारे रिलेशन आते हैं। इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में भी रिलेशन आएगा, ऑर्गेनिक का इधर उधर हर चीज़ में। तो ये जो भी चीज़ें है ना, ये जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएगी। जितनी ज़्यादा आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको इसके पैटर्न समझने लगेंगे। और यही मूल मंत्र है केमिस्ट्री में सफल होने का। केमिस्ट्री में भी आप अगर खुद के नोट्स बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि केमिस्ट्री की NCERT भी लोग पढ़ते तो है, बट फिर भी उससे ज़्यादा अगर आप अच्छे से खुद के नोट्स बनाते हैं, जो चीज़ आपको NCERT में नहीं मिल रही है अगर आपके टीचर्स बता रहे हैं तो वो आपने ज़रूर उसकी नोट्स तो कम से कम बनानी ही चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि सिलेबस के बाहर का तो ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी 1-2 बातें ज़्यादा की पढ़ा भी रहे तो वो चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक चीज़ मैं बायो में बताना भूल गया था, और आप उसको तो बिल्कुल समझ ही लो बात को। अगर आपकी कोचिंग में ऐसा है कि आपको बहुत सारा पढ़ाते हैं, बायो का NCERT आपका पेपर देखोगे आप, बायो का नीट का पेपर, तो उसमें मुश्किल से 1 या 2, बस 2 से ज़्यादा तो कभी क्वेश्चन NCERT के बाहर के नहीं आएंगे। लेकिन मैंने फिर भी देखा कुछ कोचिंग में कि इतना ज़्यादा बाहर का पढ़ाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको BSc के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही तो नहीं हो रहा है अपने से, और बाकी बाहर का पढ़ने गए तो ये तो छूटना ही छूटना है। इसलिए आप जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो। बायो में बिल्कुल बाहर का पढ़ना नहीं है। NCERT ही 100% पढ़ लिए ना, आपको जहाँ आप जाना चाहो वहाँ आपको पहुँचा देगी NCERT। लेकिन अगर आप बाहर का पढ़ने में बिजी हो गए तो गया टाइम आपका। और यही चीज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लागू होती है कि आपको कम से कम जितना है उतना ही पढ़ो। आप फालतू का उसमें BSc लेवल की रिसर्च करके पढ़ रहे हो तो माना कि इंटरेस्ट है, बट फिर भी इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने पाथ से ही भटक जाओ, कहीं और ही चले जाओ, ऐसा नहीं। अब बात आती है फिजिक्स की। सो फिजिक्स का भी सेम है, आपको विजुअलाइज करते हुए ही पढ़ना है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी इतनी बेस्ट चीज़ है जो आप अपने पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। इसके जैसा आपका कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में परमानेंटली कोई चीज़ नहीं डाल सकती। आप कितना भी रट लो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को जो हो रहा है फिजिक्स में, लॉज ऑफ मोशन है, आपको गाड़ी चलते हुए दिख रही है, आपको बंदर ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है, हर चीज़ जो भी है, जो भी टाइप का क्वेश्चन है, जो भी हो रहा है, पढ़ा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको विजुअलाइज करते हुए पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहता है। फिजिक्स के लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, आपको फिजिक्स के लिए अपनी फॉर्मूले की डायरी बनानी ही बनानी है। एक पर्टिकुलर अच्छी खासी एक बुक बनाओ, उसको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर NCERT से पढ़ा या आपको टीचर ने पढ़ा है, आपने चैप्टर उसको पूरा समझ लिया है। अब आप क्या करो, उस चैप्टर पे उस बुक में उस चैप्टर पे जितने भी आपको फार्मूले मिलते हैं पूरे फार्मूले लिख लो। फार्मूले लिखने के साथ साथ ही आपने जो साथ में प्रिंसिपल होता है उसका, अगर आपको प्रिंसिपल याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप वो प्रिंसिपल याद रखने के लिए आप वहाँ पे वो प्रिंसिपल लिख लो। अब इतने में ही उस चैप्टर को वहाँ पे कंप्लीट करना है क्या? तो नहीं। जब आप अपनी क्वेश्चन बुक सॉल्व करोगे, MCQ जितने भी है MCQ सॉल्व करोगे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया हो कि जैसे जैसे हम ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हैं, हमको उस MCQ में कुछ ऐसी छोटे छोटे फॉर्मूलेज, छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत ही काम आते हैं। वो सिलेबस के बाहर के बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत समझो कि वो बुक में नहीं है बट क्वेश्चन में दिया है तो वो अपनी सिलेबस का है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आप अपनी उस डायरी में उतार लो। आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं तो प्रिंसिपल के साथ साथ जैसे जैसे आपको जिस तरह से आप अपनी डायरी को जितना अच्छे से भर सकते हैं, आप फिजिक्स के लिए स्पेशली वो डायरी बनाइए, और उस डायरी को हर हफ्ते तो भी कम से कम एक बार रिवाइज करना ही है आपको। देखो केमिस्ट्री और बायो का कैसा है, अगर आप उसका पेपर है तो आप उसकी NCERT पढ़ोगे, उसके जितने भी लंबे चौड़े नोट्स है वो सब हम पढ़ के जाएंगे। लेकिन फिजिक्स के लिए हम NCERT पढ़ सकते हैं क्या जब एग्ज़ाम देने जाना है? तो नहीं, हम वो फार्मूले की बुक ही पढ़ेंगे। आप जहाँ पे आपके पर्टिकुलर फार्मूले लिखे वही पढ़ेंगे ना।
तो इसलिए फिजिक्स के लिए एक ऐसी फार्मूला बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सर तो बोलते थे जो डायरी नहीं बनाएगा उसको तो डायरिया ही होगा। और फिजिक्स के लिए ऐसा है ना कि आप उसकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी उस पर पकड़ मजबूत होगी। ये तो हो गई तीनों सब्जेक्ट की बात। अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको उसमें महारत हासिल करनी है तो आपको रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के आपका जितना भी पढ़ा है वो भूल ही जाओगे आप। फॉरगॉटन इज द नेचुरल फिनोमेनन ऑफ ब्रेन, ये याद ही रख लो। इसलिए आपको हमेशा पढ़ते ही रहना है, जो भी पढ़ा है आपको रिवाइज करते रहना है। इसमें मैं जितना ज़्यादा जोर दे के बताऊँ उतना कम है। लेकिन यहाँ पर मेरा बताना कंप्लीट नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से रिलेटेड है। इस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। टेस्ट क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ, जो अपने कोचिंग में आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट जो आप दोगे उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। सो मान के चलो अभी आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे हो, आपके पास एक 100 क्वेश्चन का एक पेपर है। तो जब हम उसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक बात ध्यान से सुनो, आपको 3 राउंड में उसको सॉल्व करना है। फिर से बोल रहा हूँ, 3 राउंड में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कैसे? तो जो पहला राउंड होगा अपना सॉल्व करने का, उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वही क्वेश्चन को टिक करना है जो आपको 100% पता है, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है, वही क्वेश्चन आपने सबसे पहले सॉल्व करने हैं। तो समझो आप बढ़ते गए पेपर सॉल्व करने के लिए आगे, और 100 क्वेश्चन में से आपने 70 क्वेश्चन ऐसे बनाए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है, आपको वो बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन पता है। तो आप उसको एक अलग तरीके से मार्क करना है आपको, एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपको ऐसे बाकी बचे कितने 30 क्वेश्चन, तो आपको फिर से कोशिश करनी है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्वियसली आपको तो पहले राउंड में नहीं है, 100% आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे आप उसको सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन को आपने अलग से मार्क करने हैं। पहले राउंड के क्वेश्चन को आप अलग मार्क करोगे, दूसरे राउंड के क्वेश्चन को आप अलग मार्क करोगे, टिक करो, गोला करो, ये आपका है। तो ऐसा करते करते आपने 30 में से समझो 20 क्वेश्चन ऐसे आपने बना लिए, जो आपने भले ही सही हो गलत हो बात की बात है, बट आपने बना लिए ऐसे क्वेश्चन जो आप 100% तो कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की वो क्वेश्चन बनाने की। अब बात आती है बचे 10 क्वेश्चन की, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप दिमाग ही नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको नहीं समझ रहा है, उसकी ABCD क्या है कुछ नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन आते स्टार्टिंग के फेज में जिसका हमको कुछ नहीं पता होता। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ये होता है। हम यहाँ पर सीखने के लिए है, ना कि फाइनल एग्जाम अभी नहीं दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं जस्ट। सो अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो गया। अब बात आती है उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके फेंक देना ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। आपको उसको एनालाइज करना है। सो आपको उस क्वेश्चन पेपर के आंसर पता चल गए हैं, अब हम उसको देखेंगे कि अब उसको कैसे करना है। सो जो क्वेश्चन आपने पहले राउंड में बनाए थे, जिस पे आप 100% श्योर थे, उसको आप एक बार देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे है जो आप लॉन्ग रन तक नहीं भूलने वाले हैं। एक बार अपने को जो आ गया वो भले ही थोड़ा उसमें तो रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बट वो आप उसको गलत करने की आगे गुंजाइश कम ही है। परंतु जो क्वेश्चन आपने सेकेंड राउंड में बनाए थे, जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे हमने बनाए थे सेकेंड राउंड में, वो अगर गलत होते हैं या सही वो तो बात की बात है, वो मैं बाद में लाऊंगा वो टॉपिक। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपने स्पेशली फिर से पढ़ना है, उस पर फिर से जोर देना ही है। अगर कोई चीज़ हमसे पहली बार में नहीं बन रही, अगर कोई क्वेश्चन हमसे पहली बार में नहीं बन रहा है, तो उसके जड़ तक आपको फिर से पहुंचना होगा कि वो हमसे क्यों नहीं बना पहली बार में। पहली बार में क्यों नहीं बना? क्योंकि हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमको उसको सॉल्व करते नहीं आता, क्योंकि या कोई तो भी कमी है ही हम में उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको वही टॉपिक फिर से पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ऐसे क्वेश्चन जिनका हमको ABCD भी नहीं पता था, वो तो हमको फिर से करना ही करना है, उसके लिए तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब जो हमने 100 क्वेश्चन का जो पेपर दिया था, उसमें से हमारे जितने भी सही हुए या गलत हुए, तो जो क्वेश्चन भी हमारे गलत हुए हैं, अब ये चाहे फिजिक्स का पेपर रहा हो, बायो का या केमिस्ट्री का, जो भी क्वेश्चन गलत हुए, आप ऐसे गलत हुए क्वेश्चन के लिए एक अलग से बुक बना लो, बुक बना ही लो ऐसे अलग से गलत हुए क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, या तो आप जैसे का वैसा उसमें क्वेश्चन उतार लो विथ ऑप्शंस, या फिर आप जिस तरह से भी लिख सकते हो, जिस तरह से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो, वो चीज़ उस बुक में कवर होनी ही चाहिए। क्योंकि गलत हुए क्वेश्चन को अगर हम अभी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे जाके सही होने वाले है। सिर्फ एक बार हम उसका सही आंसर देख लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके सही होगा। हमें उसको फिर से बार बार रिवाइज करते रहना है। और ये रिवाइज कैसे होगा, तो फिर से हम वो क्वेश्चन पेपर उठा के अगर देखने की
हमें मेहनत नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा अपनी जो ये रॉन्ग क्वेश्चन वाली बुक है जिसमें हमारे जितने भी गलत हुए क्वेश्चन लिखे हमने, यही चीज़ आप बार बार रिवाइज किए ना तो ये काफ़ी होगा उन गलतियों को सुधारने के लिए। ये बुक आप अपने तरीके से जैसे चाहते हो वैसे बनाइए, जैसे आप इसमें सिर्फ गलत हुए क्वेश्चन लिख रहे हो या उसका प्रिंसिपल लिख रहे हो, तो ये आप पे है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि जैसे भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और अगर आपकी कोई चीज़ गलत होती है या आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो उसमें डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ सीख रहे हो, फाइनल पेपर नहीं है। और ये जो टेस्ट की होती है हमारी गलतियाँ सुधारने के लिए ही होती है। जब कोई चीज़ गलत हुई है तो हमको पता है कि हमें उसको सुधारना है और ये हमारे ही आगे काम आएगा। लेकिन अगर आप इसमें डीमोटिवेट हो गए, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड अपने माइंड में लाया, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ये आपके पूरे पढ़ाई पे निगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। और आपको ना पढ़ते पढ़ते ऐसा सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जितना जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जितना जितना आपका पढ़ के हो रहा है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपने एक ना माइल्ड सेटिस्फेक्शन तो आना ही चाहिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेक करो कि आप कहीं गलत तो नहीं हो रहे हो। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से दिल से पढ़ते हो ना कोई चीज़ और दिल से आगे बढ़ते हो पढ़ाई में अपने, तो सेटिस्फेक्शन आता ही है। और यही सेटिस्फेक्शन आपको बूस्ट करेगा, ये आपके माइंड को फ्रेश रखेगा और यही सेटिस्फेक्शन आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिला सकता है जो कि नहीं पढ़ने से नहीं आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ाई से ही आपके लाइफ में आ सकता है और वो आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते रहेगा। आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पे जितना ज़्यादा फोकस करके बताऊँ, जितना ज़्यादा जोर दे के बताऊँ उतना कम है। परंतु अगर आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट है, अगर आप बीच में किसी भी दिन की गैप नहीं दे रहे हो, भले ही आपका बर्थडे हो, कोई दिवाली का त्यौहार हो, कुछ भी हो, आपने कम से कम तो आपका एक डेली का कोटा होना ही चाहिए कि इतना तो कम से कम पढ़ना ही है। ये चीज़ आपकी पढ़ाई की लिंक टूटने नहीं देगी। तो गाइस, अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब बातें मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पढ़ाई में बहुत ही आइडियल था, बट नहीं, मैंने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो कुछ चीज़ें खुद से, कुछ चीज़ें लोगों को ऑब्जर्व करके, और ये सारी चीज़ें आपको जो कंबाइन करके मैंने बताया हुआ, अगर आप ये चीज़ एक एक करके याद रख के इसको फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ज़रूर इससे सफलता मिलेगी। एक बार में वीडियो देख के अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप इस वीडियो को फिर से देखो अच्छे से। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि मैं नीट की स्ट्रैटेजी वगैरह बताऊँ करके। सो मैंने फिर भी कोशिश किया कि 4-5 लोगों को कम से कम एक घंटा सबको बताया हो। सो मैं सोचा कि उससे अच्छा एक वीडियो बना के डाल दूँ तो हर किसी को इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से मुझे जितना पता था, जितना ज़्यादा मैं आपको दे सकता था, उतनी सारी चीज़ें मैं कवर करके बताया हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ें छूट गई है या मुझे बाद में याद आती है तो मैं उस पर ज़रूर आपको बताऊंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा या किसी भी तरह से आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। फिर भी आपको इसमें कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतने लंबे वीडियो में यहाँ लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और जिसको भी अगर आपको लगता है कि इस बंदे को इसकी ज़रूरत है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।